मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of PGT Sociology and GIC Pravakta Sociology, we will discuss about Dwight Sunderson and Tonnage, F.H. Giddens, Charles and Elwood and Leopold के समूहों की भीड़ समूह और अमूर्त संग्रहों की किस तरह से बांटा गया। पार्क और बर्गेज ने समूहों कैसे बांटा, प्रादेशिक में, गैर प्रादेशिक में। और गिलिन ने खून का रिश्ता, शारीरिक विशेषताएं, भौतिक साम्य और सांस्कृतिक रूप से व्युत्पन्न हितों के आधारों पर समूहों का वर्गीकरण किया है। समनर ने समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है। इस तरीके से हमने पढ़ा समनर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ समनर। नाउ इन ग्रुप्स की हमने चर्चा कर ली है, आउट ग्रुप्स की चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में बिना समय गवाए क्लासिफिकेशन ऑफ कूले का वर्गीकरण। कूले ने संपर्क के प्रकार के आधार पर समूहों को प्राइमरी और सेकेंडरी में विभक्त किया है। प्राइमरी समूह में आमने सामने के और घनिष्ठ संबंध होते हैं और जैसे कि परिवार है, और सेकेंडरी समूह में राज्य या राजनीतिक दल में संबंध परोक्ष, गौड़ या अवैयक्तिक होते हैं। और कूले के वर्गीकरण में हम आगे इस प्रकार से विवेचना करेंगे प्राथमिक समूह की, प्राइमरी ग्रुप्स अवधारणा का उपयोग सबसे पहले C.H. कूले ने अपनी फेमस पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था, जो कि 1909 ईस्वी में आई थी और आज तक अवधारणाओं का चर्चा का एक विषय रही है। और C.H. कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। और ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में बुनियादी योग देते हैं। इस प्रकार से C.H. कूले ने बताया, परिवार, पड़ोसियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह, अंतरंग मित्रों का समूह और आदि प्राथमिक समूहों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि आप देख सकते हैं। परिवार है, पड़ोसियों का समूह है, खिलाड़ियों का समूह है, अंतरंग मित्रों का समूह है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डेविस ने कहा है कि प्राथमिक समूहों की प्रकृति को 3 पहलुओं के संदर्भ में हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषताएं या उनकी भौतिक दशाएं। किंग्सले डेविस ने बताया है कि प्राथमिक समूह के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूहों के लिए शारीरिक समीपता का होना आवश्यक होता है। और कूले ने आमने सामने का संबंध कहा है इसी के लिए किंग्सले डेविस ने शारीरिक समीपता शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कूले ने आमने सामने बोला तो किंग्सले डेविस ने इसको शारीरिक समीपता शब्द का संदर्भ बताया। और पारिवारिक घनिष्ठता के लिए आवश्यक होता है कि सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जाने और परस्पर जानने के लिए एक दूसरे के विचारों से परिचित होने का अवसर मिलता है उनको, और इससे एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है और हम की भावना का विकास होता है। दूसरा बिंदु जो हम प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं, लिमिटेड साइज है, सीमित आकार। प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं और सदस्यों की कम संख्या के कारण सदस्यत्वों में घनिष्ठता होती है। और किंग्सले डेविस ने कहा है कि प्राथमिक समूह को आकार में छोटा होना ही चाहिए, क्योंकि संभव है कि एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों से बुद्धिमत्तापूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि प्राथमिक समूहों में 3-4 से लेकर 50-60 व्यक्ति भी पाए जा सकते हैं। प्राथमिक समूह जो है उसमें 3-4 व्यक्ति से लेकर 50-60 व्यक्ति भी पाए जाते हैं। अब हम प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषताओं और भौतिक दशाओं के अंतर्गत तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिलेशंस। संबंधों की घनिष्ठता पर्याय रूप से उनकी अवधि पर ही निर्भर करती है। तब जानते हैं कि संबंधों की जो घनिष्ठता है वो पर्याप्त रूप से उनकी अवधि पर निर्भर करती है, और संबंधों की अवधि जितनी लंबी होती है संबंध उतने ही घनिष्ठ हो जाते हैं। और प्राथमिक समूह में स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि इनके 2 कारण हैं कि ये
सभी सदस्य एक दूसरे को हर प्रकार से जानते हैं और वो घनिष्ठ संबंध बने रहते हैं, और घनिष्ठ संबंधों के कारण समूह में स्थिरता हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि प्राथमिक समूह के लक्ष्य सामान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधों में निरंतरता का मतलब हो गया कि लंबी अवधि चल रही है, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अवधि तक। ये सदस्यों की एकता और आत्मीयता के कारण अन्य समूहों से प्राथमिक समूह सबसे ज़्यादा स्थिर माना गया है। अब जो डेविस ने बताया था कि प्राथमिक समूह की प्रकृति, उसमें 3 पहलुओं में मैं दूसरे पहलू की चर्चा करूंगा कि प्राथमिक समूहों की अब आंतरिक व्यवस्थाओं, आंतरिक विशेषताओं और संबंधों की प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैंने जो चर्चा किए हैं 3 बिंदु, वो प्राथमिक समूहों की बाह्य विशेषता के अंतर्गत किए हैं। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ बिंदु, वो है प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताएँ, जिसमें कि हम मानसिक विशेषताएँ भी महत्व रखती है और आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत सदस्यों में पाए जाने वाले संबंध आते हैं। जैसे कि डेविस ने प्राथमिक संबंधों की 5 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो डेविस के अनुसार हम देखेंगे प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताओं की 5, लक्ष्यों में सादृश्यता होनी चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ एंड्स होता है। क्या होता है? लक्ष्यों में सादृश्यता होती है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, और घनिष्ठता का प्रमुख आधार है सदस्यों के लक्ष्यों या उद्देश्यों में समानता होना, और प्रत्येक सदस्य ये प्रयत्न करता है कि वह अपने लक्ष्य या हितों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के हितों का हनन या अवहेलना न करे। इस प्रकार लक्ष्यों में सादृश्यता हो जाती है। और दूसरा जो बिंदु इसमें चर्चा करते हैं, संबंध स्वतः होते हैं। रिलेशनशिप इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्वतः हो जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंधों का विकास अपने आप होता है। हर सदस्य के साथ दूसरे सदस्य का जो संबंध होता है, उसका आधार है स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा से संबंध बनाते हैं। ये संबंध किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या शर्त द्वारा स्थापित नहीं होता है। व्यक्ति अपनी प्रसन्नता, इच्छा से समूह के लिए या सदस्यों के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं, रिलेशनशिप इंक्लूसिव, संबंध सर्वांगीण होते हैं। प्राथमिक समूह के कार्य हर एक सदस्य संपूर्ण हृदय और इच्छा से भाग लेता है, और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से जानते और पहचानते हैं, और एक सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति जागरूक होता है। सभी सदस्य आपस में मिलकर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और प्राथमिक समूह पाए जाने वाले संबंध सर्वांगीण होते हैं। और अन्य शब्दों में हम प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के जीवन की संपूर्ण दशाओं को जान सकता है। ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, सर्वांगीण का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की संपूर्ण दशाओं को जानता है, आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत। इसके बाद संबंध व्यक्तिगत होता है, रिलेशनशिप इज पर्सनल। प्राथमिक समूहों में सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और संबंधों में आडंबर या दिखावा नहीं होता है, और न ही इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। संबंध अवैयक्तिक तथा औपचारिक नहीं होते, जबकि वैयक्तिक और घनिष्ठ संबंध होते हैं सदस्यों में। 5वां बिंदु होगा, संबंध स्वयं साध्य होता है। आंतरिक विशेषता में रिलेशनशिप इज एन एंड इज इटसेल्फ। प्राथमिक समूह में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, उनमें किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की भावना निहित नहीं होती है, और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक समूह में संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, जबकि संबंध ही अंतिम लक्ष्य होता है। अब हम प्राथमिक समूहों को प्राथमिक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों प्राथमिक कहा है? 3 प्रकार के उदाहरण हम को चार्ल्स कूले ने बताया था प्राथमिक समूहों के। परिवार है, पड़ोस है, और क्रीड़ा समूह है। और इन प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो कारण है उसकी मैं चर्चा करूंगा कि प्राथमिक समूह संबंधों की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक समूह में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, लक्ष्यों में सादृश्यता, स्वयं साध्य होना तथा संबंधों का स्वजात हो जाना, और व्यक्तिगत और सर्वांगीण होना प्राथमिक संबंधों की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस जैसे प्राथमिक समूहों में ये विशेषताएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। और प्राथमिक समूह को इसलिए प्राथमिक कहा गया है
क्योंकि यहीं से व्यक्ति में दया, सहिष्णुता, प्रेम, उदारता की मनोवृत्ति जन्म लेती है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो प्राथमिक समूह समाजीकरण की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह व्यक्ति का समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाने में विशेष महत्व रखते हैं और इन्हीं से व्यक्ति अपने समूहों की परंपराओं, मान्यताओं, संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। और हमारी रूढ़ियों और परंपराओं का जन्म भी इन्हीं प्राथमिक समूहों में होता है। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से प्राथमिक होते हैं। तीसरा बिंदु है मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधि होने के कारण प्राथमिक समूहों को प्राथमिक माना गया है। कैसे? किम्बाल यंग कहते हैं कि प्राथमिक समूह संभवतः उतने ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। ये सरलतम रूप से ऐसे प्राथमिक समुदाय का निर्माण करता है जो ऐतिहासिक रूप से व्यक्ति को मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण इकाई होता है। और अगर अगले बिंदु पर चर्चा करें कि प्राथमिक समूह महत्व की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह क्यों प्राथमिक है? महत्व भी है इसका, महत्व की भी दृष्टि से ये प्राथमिक है। प्राथमिक समूहों का व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष महत्व होने के कारण इन्हें प्राथमिक कहा गया है। ये संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। पांचवें बिंदु पर चर्चा करते हैं कि प्राथमिक समूह समय की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूहों को समय की दृष्टि से प्राथमिक कहा गया है। सबसे पहले बच्चा इन्हीं समूहों के संपर्क में आता है और अगर उदाहरण के लिए देखें तो सबसे पहले बच्चा परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र संबंधी, पड़ोस के संपर्क में आता है। अन्य समूह में इसके बाद संपर्क होता है उसका। इसीलिए प्राथमिक समूह समय की दृष्टि से प्राथमिक होता है। और प्राथमिक समूह आत्मनियंत्रण की दृष्टि से प्राथमिक होता है। ये समूह व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न करता है और सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन है। व्यक्ति त्याग, सहानुभूति की भावना के कारण प्राथमिक समूह के नियमों को नहीं तोड़ता। कूले कहते हैं कि प्राथमिक समूहों द्वारा पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना ही इनके द्वारा की जाने वाली ठोस प्रमुख सेवा है। नाउ द फंक्शन ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह के प्रकार क्या हैं? समाजीकरण में योगदान। जन्म के समय व्यक्ति केवल एक मनोजैविक इकाई होता है, उसमें सामाजिक गुण नहीं होते हैं। बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ खेलते हुए अनेक बातों को सीखता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम 5 वर्ष जिस वातावरण में व्यतीत करता है वही उसके व्यक्तित्व की बुनियाद पड़ती है। परिवार के घनिष्ठ वातावरण में रहते हुए हममें सामाजिकता और अन्य लक्ष्यों का विकास का होता है। यह योगदान प्राथमिक समूह का ही है और जो एक मनोजैविक इकाई को सामाजिक इकाई में रूपांतरित करते हैं। प्राथमिक समूह द्वारा सामाजिक नियंत्रण, संवेगात्मक सुरक्षा, वृद्धों को सुरक्षा प्रदान करना, लोकाचारों के उदय में सहायक और संस्कृति हस्तांतरण का माध्यम, ये सारे फंक्शंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स हैं। नाउ सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूह की प्रकृति प्राथमिक समूह की प्रकृति के विपरीत होती है। किंग्सले डेविस ने कहा है कि स्थूल रूप से द्वितीयक समूहों को जो चीज़ें प्राथमिक समूह के बारे में कही गई हैं उनके विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। द्वितीयक समूह इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं कि इनके सदस्यों को निकटता में रहने की आवश्यकता नहीं होती, न ही सभी सदस्य एक दूसरे को वैयक्तिक रूप में जानते हैं। इनमें ऐसे संबंध होते हैं जो स्वयं में लक्ष्य नहीं होते, न वैयक्तिक और न ही संयुक्त होते हैं। इसलिए प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं वाले समूह को द्वितीयक समूह की संज्ञा दी जाती है। यह समूह का वह रूप है जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न है। C.H. कूले कहते हैं कि जिन समूहों में घनिष्ठता का अभाव हो उसे द्वितीयक समूह कहा जाता है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं
उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। ये आगबर्न और निमकॉफ ने कहा है। समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने के समूह की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो, वो द्वितीयक समूह कहलाता है। ये फेयरचाइल्ड ने कहा है। द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान और व्यक्तिक योग्यता पर आधारित होते हैं। ये लुंडबर्ग ने कहा है। द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णता भाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो कि अधिकतर प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक समूह में पाई जाती है। ये कूले ने कहा है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूहों के विपरीत विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और इनमें घनिष्ठता का अभाव मिलता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूहों की विशेषताओं में पहला है कि लार्ज साइज। द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और इसीलिए द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। द्वितीयक समूहों की सदस्यता की कोई सीमा नहीं है। दूसरा बिंदु है स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट्स। द्वितीयक समूह किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी द्वितीयक समूह उद्देश्य विहीन नहीं होता और न ही किसी स्वार्थ रहित द्वितीयक समूह की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए किम्बाल यंग ने विशेष स्वार्थ समूह की संज्ञा दी है द्वितीयक समूह को। नाउ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। द्वितीयक समूह में प्रत्यक्ष संपर्क भी हो सकते हैं और प्रायः अप्रत्यक्ष संपर्क ही अधिक पाया जाता है। इनका मुख्य कारण समूह के कारण आकार बड़ा होना है और अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण घनिष्ठता का जन्म उस सीमा तक नहीं होता है जितना कि प्राथमिक समूह में होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशंस। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होने के कारण प्रत्येक सदस्य परस्पर वैयक्तिक रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पाते और उनमें घनिष्ठता नहीं आ पाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस ऑब्जेक्टिव्स। द्वितीयक समूह में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित या लक्ष्य को पूरा करने की सोचता है। जब सभी सदस्य अपने ही हित को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तब उस स्थिति में उद्देश्यों की भिन्नता पाई जाएगी। उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही द्वितीयक समूह में स्वार्थ सिद्धि और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। अगला बिंदु है औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस। द्वितीयक समूह के सदस्यों का पारस्परिक संबंध कुछ निश्चित नियमों व उपनियमों के अनुसार नियंत्रित होता है। यदि ये नियम नहीं हो तो इन समूहों में अव्यवस्था फैल जाएगी। इन नियमों के कारण सदस्यों का संबंध औपचारिक होता है। डेलिबरेटली इस्टेब्लिश्ड, इच्छा से स्थापित होता है। चूँकि ये विशेष स्वार्थ समूह होते हैं इसलिए इनकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। जब सदस्यों को कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो उस दशा में लोग द्वितीयक समूह की स्थापना करते हैं ताकि उनके लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा की है, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम प्राथमिक और द्वितीयक समूह में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। उसके बाद हम रेफरेंस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और समूह और समाज में अंतर के बारे में पढ़ेंगे और समूह और समुदाय में अंतर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इस प्रकार से आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कॉम्पटेरिया पे बराबर बने रहें। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यूट्यूब पर कॉम्पटेरिया पूर्णतः निःशुल्क है। अपने सहपाठियों से शेयर कीजिए इस वीडियो की लिंक ताकि अधिक से अधिक लोग जो भी सोशलॉजी या अन्य विषयों का लेक्चर्स का लाभ लेना चाहते हैं और किसी कारणवश वो नहीं ले पाते हैं तो उनको प्रोत्साहित करिए
उनको बताइए कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं कॉम्टेरिया की तरफ से, जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, करेंट अफेयर्स, यूनियन बजट, यूपी बजट और बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिकों पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी लेक्चर्स दूंगा। मेरे काफ़ी लेक्चर्स आएंगे। अभी मैंने एक इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर, इंट्रो लेक्चर दिया हुआ है। आगे भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आते रहेंगे। अभी सोशलॉजी के लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से प्रवक्ता भर्ती के फॉर्म निकले हैं समाजशास्त्र के, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जीआईसी प्रवक्ता के भी फॉर्म सोशलॉजी के भरे जा चुके हैं, जिसकी की परीक्षा 20 जून को कराई जाएगी। और संभवतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी की परीक्षा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक आयोजित कर दी जाएगी। तो मेरा पूरा फोकस है कि सोशलॉजी के पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो भी महत्वपूर्ण सोशलॉजी के टॉपिक हों उनको मैं पूरी तरीके से कवर कर लूँ और आपको उसका लाभ मिले। निरंतर हमारे लेक्चर्स पे बने रहें, लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बने रहें कॉम्टेरिया पर। कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया। धन्यवाद।